नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। हमारी खास पेशकश रहस्यमय रोशनी का क्या है राज, आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि रहस्यमय रोशनी को लेकर लगातार तरह तरह की बातें हो रही हैं। आसमान में जिस तरह से ये रोशनी दिखाई दी, उसके लिए अलग अलग तरीके से इसको देखा जा रहा है, अलग अलग पैमाने से इसको मापा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर ये रोशनी किस तरह की है, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, वो आज हम अपने इस खास कार्यक्रम रहस्यमय रोशनी का राज आपको बताएं। तो बताते हैं रहस्यमय रोशनी का राज क्या है। और महाराष्ट्र और गुजरात में आसमान में शनिवार देर शाम एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक आग के गोले के जैसा कुछ आसमान से जमीन की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल बन गया। आग का गोला देख कई तरह की अफवाहें फैलने लगी। किसी ने कहा उल्कापिंड, तो किसी ने चीनी सैटेलाइट का दावा किया। मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के कई जिलों में उल्कापिंड गिरते देखे गए हैं। ये उल्कापिंड उज्जैन, रतलाम, खरगोन, आगर, मालवा में खासतौर से गुच्छे नुमा आकार में देखे गए हैं। ये पिंड आसमान से धरती की ओर आते दिखाई दिए। वहीं कुछ लोगों ने रायसेन, विदिशा, भोपाल में भी आसमान से ऐसी आफत जमीन पर गिरती देखी और गायब हो गई, जिसके बाद से घटना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। अलग अलग इलाकों में ऐसी कई घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। ऐसे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा कोई उल्कापिंड बता रहा है, तो कई और रॉकेट या सैटेलाइट इसको बता रहा है। हालांकि अमेरिका ने इसे चीनी रॉकेट गिरने का दावा भी किया। फिलहाल मध्य प्रदेश की घटनाओं को लेकर जनता में कौतूहल है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये है क्या जो आसमान से देर रात धरती पर आता हुआ दिखाई दिया। कई राज्यों में आसमान में दिखाई दी ये चमकीली चीज क्या थी। बहरहाल इन पिंडों के धरती पर गिरने की कोई पुख्ता वजह सामने नहीं आई है। वहीं आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे जहां अजीब सी रोशनी दिखाई दे रही है। तो बड़वानी की तस्वीर है, आप देख सकते हैं किस तरह की रोशनी है। सबसे तेज चमकीली रोशनी नजर आ रही है और एक तीर की तरह जाती हुई नजर आ रही है। पंखाजूर की तस्वीर है और पंखाजूर की तस्वीर में भी आप देख सकते हैं बैतूल की तस्वीर है और बैतूल की तस्वीर में भी ये रोशनी नजर आ रही है। तो तीनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं, लेकिन सबसे तेज जो रोशनी है वो बड़वानी की है। और पंखाजूर में आप देखिए तेजी से बढ़ती हुई ये रोशनी, और बैतूल की भी तस्वीर है। तो तेज रोशनी, गिरते पिंड, क्या है सच, आज हम इस पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो रहस्यमय रोशनी का राज क्या है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आसमान में क्यों दिखाई दी रोशनी, आखिर क्या वजह है इसकी और क्या है ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया पर वीडियो तमाम वायरल हो रहे हैं और इसको लेकर अब महाराष्ट्र, गुजरात में जो चमकीली रोशनी दिखाई दी वो क्या थी, उसको लेकर हर कोई जानना चाहता है। उसको लेकर हम तमाम वैज्ञानिकों से भी बात करेंगे, भूगोलविद से भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या, कैसे ये आग के गोले दिखाई दिए, क्यों ये हैरान कर रहे हैं, क्यों ये लोगों को परेशान कर रहे हैं। दहशत का माहौल है और सोशल मीडिया पर खूब इसका वायरल होना भी सामने आ रहा है। तो लोगों ने कैमरे में कैद किए नजारे और फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। रहस्यमय रोशनी को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। तेज रोशनी, गिरते पिंड, आखिर ये सच क्या है, और सच को जानने के लिए इंडिया न्यूज लेकर आया है रहस्यमय रोशनी का क्या है राज। यही सवाल आज हम लगातार पूछेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उन वैज्ञानिकों से जो इस बारे में जानते हैं आखिर क्या है ये, भूगोलविद से, ताकि हम समझ सकें कि लोगों के दिमाग में ये चीज जिस तरह से घूम रही है वो साफ हो सके, वो पर्दा हटाया जा सके। आखिर इस रहस्यमय रोशनी का राज क्या है, इस राज में आज हम समझने की कोशिश करेंगे और लोगों की जो इच्छा है, लोगों की जो क्यूरियोसिटी है वो लगातार बढ़ रही है। आखिर इंडिया न्यूज इसके बारे में बताएगा कि ये क्या है और तमाम लोगों से इस पर चर्चा करेगा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। उससे पहले आपको ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, बड़वानी की तस्वीरें, पंखाजूर की तस्वीरें और बैतूल की तस्वीरें। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़वानी की तस्वीरें, पंखाजूर की तस्वीर, बैतूल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आसमान में ये रोशनी दिखाई दी। और इस रोशनी के बारे में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है रोशनी, और इस रोशनी के बारे में हम बताएंगे आपको कि आखिर ये रोशनी क्या है, रहस्यमय रोशनी का राज क्या है। इस रोशनी पर आज हम चर्चा करेंगे
ये आखिर तेज रोशनी, गिरते पिंड क्या कह रहे हैं, क्या है ये वास्तव में, इस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, तमाम वैज्ञानिक और भूगोलविद हमारे साथ जुड़ेंगे। तो रहस्यमयी रोशनी का राज क्या है, इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं, डॉक्टर राम श्रीवास्तव वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। डॉक्टर गगन सिंह रघुवंशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भूगोलविद हैं आप, बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर वीएन झा हमारे साथ वरिष्ठ वैज्ञानिक जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत चूंकि इस रहस्यमयी रोशनी से करनी है। आखिर ये रोशनी है क्या, ये सब जानना चाहते हैं और सबकी इच्छाएं लगातार बनी हुई है इंडिया न्यूज पर। इंडिया न्यूज के दर्शक लगातार ये देखना चाहते हैं कि आखिर इस रोशनी की सच्चाई क्या है। सबसे पहले डॉक्टर राम श्रीवास्तव आपके पास आना चाहूंगा और आपसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चमकीली रोशनी, गिरते हुए पिंड क्या है, कैसे ये दिखाई दिए, क्या ये हो सकते हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, आ रही आपकी आवाज। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, ये रोशनी क्या कहती है, क्या है रहस्यमयी रोशनी, लोग जानना चाहते हैं, इंडिया न्यूज के दर्शक जानना चाहते हैं आपसे। घटना घट के जिसमें कि एक उल्का जो होती है मानव निर्मित जो कृत्रिम उपग्रह हैं और उनको छोड़ने वाले रॉकेट हैं, उनसे जब अब वो अपनी परिधि छोड़ देते हैं तो वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, खींचती है और वायुमंडल के घर्षण से वो लगभग 100 किलोमीटर। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, इसलिए मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर वीएन झा भी हैं। डॉक्टर वीएन झा, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से डॉक्टर राम श्रीवास्तव इसको बता रहे हैं कि जब प्रवेश करती है उल्कापिंड की रोशनी भी ये हो सकती है, और आप कैसे इस रोशनी को देखते हैं, क्या है ये रोशनी? जी हैदर जी, मैं आपको थोड़ा सा, आपके दर्शकों को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा क्या है जी। देखिए, अगर मान लीजिए ये धरती है जो घूम रही है, जो अपनी धुरी पे चल रही है। अब धरती के ऊपर के वायुमंडल से ऊपर में भी वायुमंडल लगभग 100 किलोमीटर तक है धरती के ऊपर तक, और उसके ऊपर से स्पेस जो है वो शुरू होती है। तो जितने भी स्पेस के जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो यहाँ से भेजे गए हैं धरती से, यूजुअली ये LEO, लो अर्थ ऑर्बिट में ऑर्बिट करते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट 200 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर ऊपर तक निकलता है। तो जितने ज्यादातर सैटेलाइट्स हमारे हैं वो सारे इस रेंज में आते हैं। और ये भी बता दूं मैं आपको कि जब ये भेजे जाते हैं ऑर्बिट में, तो ऑर्बिट में उस सैटेलाइट को बने रहने के लिए उसमें कम से कम 7.2 से लेके 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड की उसकी जो गति होती है वो होती है, और तभी वो ये ऑर्बिट में वो घूमता रहता है। उसका अपना जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, वो सेंट्रीफ्यूगल धरती के जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो खींच होती है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो वो फिर वो सैटेलाइट जो है धरती के चारों तरफ घूमती रहती है। अब जैसे अभी आपने ये उल्का या जो भी चीज देखा, तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में अगर कभी भी कोई चीज की स्पीड अगर कम हो गई, तो जैसे उसकी वेलोसिटी कम होती है तो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कम हो जाता है। फिर धरती के गुरुत्वाकर्षण से वो खींचा जाता है धरती के अंदर में। तो अगर ऐसा कोई चीज था, ये जैसे भी हमने देखा हुआ है आपके स्क्रीन पे, कि ये इसके बहुत सारे पीसेस हमने भी देखे हुए हैं। ये अक्सर ऐसा होता है कि जो रॉकेट्स होते हैं या स्पेस स्टेशन होते हैं या ऐसे कोई चीज जो होती है, जब ये धरती में के तरफ आकर्षित होती है और वायुमंडल में जब इंटर करती है, तो वायुमंडल में उस वेलोसिटी पे आप अंदाज कीजिए 7.5 से 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 25,000 किलोमीटर या 28,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो इंटर करता है। जब उतने वेलोसिटी पे जब वो इंटर करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि 25 मैक 22 मैक, मतलब ध्वनि के गति से
22 से 25 गुना तक उसका वेलोसिटी है। तो उसमें जब ये वायुमंडल में जब इंटर करता है तो उसकी जो घर्षण है वायुमंडल से वो इतनी बढ़ जाती है कि उसमें आग लग जाती है। और उसमें जब आग लगती है और जब एरोडायनेमिक प्रेशर जब उसको ऊपर पड़ता है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो आज के दिन में अगर मान लीजिए स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, अगर मान लीजिए वो उसको हम लोग ऑर्बिट में अगर नहीं रह सके, कल को अगर वो ऑर्बिट की तरफ से निकल के धरती की तरफ गिरी तो उसका भी वही हर्ष होने वाला है। उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे और हर टुकड़ों में आग लग जाएगा। और फिर जो हमने देखा हुआ है, अभी जो स्काई में देखा हुआ है, इसी तरह से बहुत सारे तरह के होते हैं। इसमें अगर मुझे आप 30 सेकंड और दिए तो मैं बता दूं आपको जी जी कि एक अंतर है उल्का में और ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स या एरोफिक्स में। उल्का एक बड़ा सा पिंड होता है जो काफी स्पीड पे जब आता है वो धरती की तरफ में, तो वायुमंडल में इंटर करने के बाद जो उसका मेन बल्क जो होता है वो तो आगे रहता है और उसके पीछे में टेल में बहुत सारे छोटे छोटे चीजें आपको दिखाई देंगी। और ये जो हमने देखा हुआ है ये ऐसा नहीं था। इसमें जो मेन बॉडी था उसके बगल में ही और भी छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स थे वो जलते हुए आ रहे थे। मतलब कोई एक बड़ा चीज था जो वायुमंडल में आते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और फिर वो जलते हुए पार्टिकल जो है आप उसको एयर में देख रहे हैं और जब तक वो धरती पे आके गिरेगा उससे पहले ही वो जल के राख हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर वीएन झा की बात से कितने सहमत हैं डॉक्टर गगन सिंह, मैं आपके पास आना चाहूंगा और भूगोल के जरिए भी हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या है और जिस तरह से डॉक्टर वीएन झा ने बताया उससे आप कितने सहमत हैं और उसमें क्या इंक्लूड करना चाहते हैं। जी अगर जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो भी लोग कौतूहलवश इस चीज से घबरा रहे हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि इस घटना से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ये ब्रह्मांड जो है रहस्यों से भरा हुआ है और इस तरह की घटनाएं ये पृथ्वी के अलग अलग कोने में लगातार घटती रहती हैं, दिन में या रात में। तो इसलिए सबसे पहले तो उन्हें इस प्रकार की घटना से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही इसे कोई आपदा मानने की आवश्यकता है। ठीक है। दूसरा, जैसा कि जहां साहब ने आपको बताया इसका साइंटिफिक कारण कि किस प्रकार से सैटेलाइट्स और उल्कापिंड पृथ्वी की कक्षा में एंटर करते हैं, तो मैं यहाँ ये थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि उनके मैं इस सिद्धांत से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब पिंड जब नीचे आता है तो उसके गिरना और उसके पीछे जो रोशनी निकलती है वो अलग होती है। लेकिन ये जो हमने वीडियो देखा और इसके माध्यम से उज्जैन में ही मैं रहता हूँ, मैंने भी यहाँ पर देखा, वो जो चमकीली रोशनी आ रही थी यदर साहब वो धातु से ही निकलती है। पिंड जब भी आते हैं तो चमकीली रोशनी के साथ में नीचे नहीं आते। और आपको मैं एक और जानकारी देना चाहूंगा कि पूरे जो डायनासोर युग की जो समाप्ति हुई थी वो एक बहुत बड़े विशालकाय उल्का पिंड के पृथ्वी पे गिरने से हुई थी, जिससे लगभग 100 परमाणु बम के बराबर की ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ था और पूरा युग पूरी पृथ्वी पर समाप्त हो गया था। तो उल्का पिंड जब आते हैं तो इस प्रकार से भी आते हैं। लेकिन ये जो रोशनी थी ये जैसा कि एक हमारे मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर मैकडॉवेल्स, उन्होंने बताया कि चीनी जो रॉकेट है चैंगजेंग 3B उसको पिछले साल लॉन्च किया गया था और वो उसका इस फरवरी में ही नीचे आना मतलब तय था कि उसका टाइम पीरियड ओवर हो गया वो पृथ्वी पर गिरेगा। तो ये बात भी सही है। लेकिन एक और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य यहाँ सामने आया है कि शनिवार को पूरी दुनिया भर में केवल एक सैटेलाइट जो है लॉन्च हुआ था अमेरिका से, जो कि ब्लैक स्काई ग्रुप है, वहां की कंपनी है, उसने लॉन्च किया था पूरे वर्ल्ड वाइड और उसका समय था शाम 6:11। तो वो जब शाम को 6:11 पर लॉन्च हुआ तो ये भी हम कह सकते हैं कि उसके जो बूस्टर रहते हैं, तो ये बूस्टर का काम होता है सैटेलाइट को पृथ्वी की उस कक्षा में स्थापित करना और फिर उसे फ्री कर देना। उसके बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण फोर्स से जब वो नीचे आते हैं तो पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, 7 लेयर एटमॉस्फेयर है, उसका जो मध्य मंडल है जहां पर टेम्परेचर 50 डिग्री से लगभग 90 डिग्री तक होता है, जहां एक घर्षण की घटना घटती है, जैसा कि जहां साहब ने बताया, वहां पर ये चीजें जब एंटर करती गुरुत्वाकर्षण से नीचे खिंचाती हैं पर एक्सर्शन से उनमें लग जाती है आग, और जब उनमें धातु होती है तब वो इस प्रकार की रंगीन रोशनी के साथ में वो यहाँ गिरते हैं। बहुत सारे वीडियोस भी आप देखेंगे यूट्यूब पर, नासा ने और इसरो ने भी डाल रखे हैं। तो उससे भी बात स्पष्ट होती है कि ये कोई उल्का पिंड नहीं था, निश्चित रूप से कोई सैटेलाइट या फिर कोई उसका बूस्टर हो सकता है, क्योंकि इसमें धात्विक तत्व अधिक, तो वो उसकी रंगीन रोशनी इस बात का प्रमाण है। और इससे किसी भी प्रकार की कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हैदर जी बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात आपने कही इंडिया न्यूज पर कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है हमारे दर्शकों को। और इसीलिए सबसे अहम ये बताया आपने कि ये उल्का पिंड नहीं, ये बूस्टर या उससे जुड़ा कुछ और हो सकता है। और डॉक्टर राम हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीवास्तव। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, आपके पास आना चाहूंगा
और चूंकि आपकी आवाज ठीक नहीं आ पा रही थी तो इसको इसलिए आपको बीच में रोकना पड़ा था, लेकिन आप अब इस पर जवाब दे सकते हैं कि इस रोशनी का क्या रहस्य है और ये रोशनी आखिर क्या है। जैसे डॉक्टर गगन ने बताया, भूगोल विद हैं डॉक्टर गगन, उन्होंने कहा कि ये कोई उल्का पिंड नहीं है, ये कोई बूस्टर हो सकता है, कोई सैटेलाइट हो सकता है, उसका कोई बूस्टर हो सकता है। तो ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। आप क्या समझते हैं, हमारे दर्शकों को समझाइए। अभी अभी मेरे विद्यार्थी ने खरगोन जिले से गांव में गिरने वाले आकाशीय पिंड के टुकड़ों से जलने वाले पेड़ का वीडियो भेजा है, वो मैं आपको भेजता हूँ, आप देखिएगा। उनका ये कहना ग्रामीणों का कि अचानक वो रोशनी आई, पेड़ के बीच में टकराई और गड्ढे में जाकर वो समा गई है और वहां अभी आग लग रही थी कुछ देर पहले तक। तो इससे 8 बजे के बाद का ही ये वाकया है रात का। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि जो भी उल्का पिंड रहा हो या उपग्रह का अवशेष रहा हो, रॉकेट का अवशेष रहा हो, वो निश्चित रूप से अपनी ऑर्बिट छोड़ करके धरती की ओर चला आया, वायुमंडल के घर्षण से आ गई। ये बात सत्य है कि उसमें चूंकि रंगीन रोशनी निकल रही थी जो धातु से ज्यादा निकलती है, और ये बात भी सही है कि वो विखंडित हो चुका था, उसके 3-4 टुकड़े अलग अलग दिख रहे थे। अगर इस वीडियो की आप तुलना करें दूसरे इस तरह की जो फायरवॉल है, तो स्पष्ट हो जाता है कि यह निश्चित ही किसी निष्क्रिय उपग्रह का एक अंश है या उसके साथ छोड़े गए बूस्टर रॉकेट का एक भाग था। क्योंकि एक वेबसाइट है जिसमें n2yo.com से ये पता लगता है कि इस समय अंतरिक्ष में कितने सैटेलाइट सक्रिय हैं और कितने निष्क्रिय हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 80,000 से ज्यादा ऐसे उपग्रह और उनके छोड़े जाने वाले रॉकेट धरती के चारों तरफ घूम रहे हैं जिनका कि कोई उपयोग नहीं है, और वो धीरे धीरे इतना अंतरिक्ष में कचरा फैला दिया है, पॉल्यूशन हो गया है कि अब इस बात की संभावना बढ़ती जा रही है कि हमेशा अक्सर इसी तरह से अग्निबाण आसमान से गिरेंगे। कहाँ गिरेंगे, जहां भी गिरेंगे, ये बहुत कम संभावना है। 10 लाख में एक संभावना है कि किसी मकान पर गिरे या किसी व्यक्ति के ऊपर गिरे। ये बात तो निश्चित है, अगर किसी के ऊपर गिरे तो वहां नुकसान होना, हानि होना निश्चित है। पर अधिकांश ये 10 लाख में एक संभावना है, तो इसलिए डरने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक आवश्यकता है, जैसा कि एक वेबसाइट है spaceweather.com, उसमें स्पष्ट देरी के दिन बताया जाता है कि आज कितने पोटेंशियली हजार्डस जो एस्ट्रॉइड्स हैं, जिनको एस्ट्रॉइड बोलते हैं, उल्का पिंड बोलते हैं, ये धरती की ओर निशाना तके हुए हैं। और ये अक्सर कहाँ घूम रहे हैं, ये बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में घूम रहे हैं, और वहां पर करोड़ों टुकड़े हैं, कई मील के हैं, कुछ बड़े बड़े अपने ताजमहल से बड़े आकार का अभी 21 अप्रैल के आसपास आने वाला है। लेकिन ये धरती को छूते नहीं है, धरती से चंद्रमा के बीच में से कई बार निकल जाते हैं। तो इन एस्ट्रॉइड का मॉनिटरिंग नित्य प्रतिदिन होता है, पर हमारे यहाँ दुर्भाग्य से अभी इस तरह की कहीं कोई वैज्ञानिक व्यवस्था किसी विश्वविद्यालय में नहीं है जहां इस तरह के आकाश पिंड अगर आते हैं जलते हुए तो उनका मॉनिटरिंग किया जाए, उनकी गति कहाँ थी। बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण बात है। और अगर तमाम पॉलिसी मेकर इसको सुन रहे होंगे और आने वाले टाइम में जिस तरीके से आपने कहा ये उल्का पिंड या इस तरह के जो आकाशीय पिंड हैं वो अगर कहीं आते हैं या कुछ कहीं गिरते हैं तो उनका मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है, ये सबसे अहम है। डॉक्टर वीएन झा, आप कैसे देखते हैं, क्या मॉनिटरिंग होनी चाहिए इनकी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, और ये बहुत मैंडेटरी है। देखिए, एक चीज तो निश्चय है, जो भी चीज ऊपर गया है उसका नीचे आना तय है, और चाहे वो देर हो सवेर हो। और गुरुत्वाकर्षण जो धरती की है वो काफी दूर तक होती है, लेकिन इफेक्टिव जो गुरुत्वाकर्षण है वो चांद से लगभग उसके दूनी जो दूरी है, क्योंकि आपको याद होगा कि चांद जो है वो धरती के गुरुत्वाकर्षण के चलते ही वो धरती के चक्कर लगा रही होती है। तो चांद से और जितना धरती और चांद का लगभग 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस है, उससे और 3 गुना कर लीजिए, लगभग 10 लाख किलोमीटर जो है वो धरती का गुरुत्वाकर्षण ऐसा है कि इसमें कोई भी चीज अगर आती है और अगर इसकी वेलोसिटी अगर कम होती है तो उसकी खींचने का चांसेस होता है। दूसरी, उसका डायरेक्शन क्या है वो भी डिपेंड करता है। अगर डायरेक्शन धरती की तरह है
तो फिर वो कोई भी जो नाभिकीय पिंड होगी या और कोई भी पिंड होगा वो धरती की तरफ में आएगा और फिर धरती को स्ट्राइक करने का चांसेस है। लेकिन ये जितने सैटेलाइट्स हैं, जितने कंट्रीज ये सैटेलाइट्स छोड़ रहे हैं, ये एक नियम से बंधे हुए हैं जिसमें कि उनको दो चीजें इंश्योर करनी पड़ती है। पहला कि जब भी ये सैटेलाइट का जो री एंट्री होगा उसका एक टेंटेटिव टाइम जो है, एक टेंटेटिव ड्यूरेशन जो है वो देना पड़ता है अंतरराष्ट्रीय एजेंसी को। और दूसरे, इसका ट्रैजेक्टरी उनको ऐसा फिक्स करना पड़ता है कि वो कभी भी किसी टेरेस्ट्रियल एरिया में, जैसे ये अभी बता रहे थे हमारे डॉक्टर राम जी बता रहे थे कि आके गिरा है कहीं पे जंगल में, किसी ट्री पे गिरा हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। तो कोई भी जो सैटेलाइट है या उसके जो रॉकेट्स के पार्ट हैं, वो अगर धरती पे किसी की जमीन पे आके गिरे तो बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, ये बहुत सही बात आपने कही है। डॉक्टर गगन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। और डॉक्टर गगन, आपसे ये डॉक्टर राम कुछ कहना चाह रहे हैं पहले। जी डॉक्टर राम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हम अपने सक्षम हो गए हैं जी कि अगर दुश्मन ने कोई मिसाइल छोड़ी, मिसाइल जो जाती है हमेशा एक अंडाकार रास्ते में जाती है जिसका केंद्र धरती का केंद्र होता है और दुश्मन के स्थान का हम नियत वो कर लेते हैं। ऐसी मिसाइल को हमने अंतरिक्ष में छोड़ने का सफल प्रयोग किया है। तो हमारे यहाँ अभी हमारी ड्यूटी बनती है कि लगभग हर विश्वविद्यालय में, हर क्षेत्र में, नहीं तो कम से कम हिंदुस्तान में 10-12 जगह फायरवॉल ट्रैकिंग स्टेशंस बना लिए जाएं और इस तरह के जो सैटेलाइट्स हैं उनका मॉनिटरिंग हो, क्योंकि आज की तारीख में 2500 से ज्यादा पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉइड्स सीधे धरती की ओर आ रहे हैं। हालांकि बिल्कुल तो आपकी बात डॉक्टर राम आपकी बात सुनी जा रही होगी और ये डिबेट सभी वो लोग भी देखते हैं जो पॉलिसी बनाते हैं, और इस पर ध्यान दिया जाएगा और जरूर वो जो आप चाहते हैं वो होगा। डॉक्टर गगन, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि चर्चा में वक्त बहुत कम है, वक्त की पाबंदी है और डॉक्टर गगन के बाद मैं चर्चा को समाप्त करूंगा। डॉक्टर गगन, आपके पास फाइनल कमेंट के लिए मैं आना चाहूंगा कि जिस तरह से डॉक्टर राम का भी कहना है और डॉक्टर वीएन झा ने भी बताया कि कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग होने की जरूरत है। जो सैटेलाइट्स हैं, ये जो एस्ट्रॉइड हैं, ये जब जमीन पर आते हैं तो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसके लिए मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, इसके लिए व्यवस्था भी होनी चाहिए इनको देखने की। जी जी हैदर जी, एक्चुअली देखिए, भारत अब जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका है। आप जानते हैं चंद्रयान 3 की हम तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय स्पेस एजेंसियां इनको लेकर सतर्क रहती हैं। लेकिन ये जो घटना है आकस्मिक रूप से और अचानक तौर पे घटी है, तो जैसा जहां साहब बता रहे हैं कि मॉनिटरिंग स्टेशन होना चाहिए, तो बेंगलोर का स्टेशन बिल्कुल, तो ये व्यवस्था होनी चाहिए और हम नासा के साथ में भी कोलैबोरेशन के साथ में हम करते हैं इन चीजों को। लेकिन जब छोटे छोटे उल्कापिंड और जब इस प्रकार से सैटेलाइट से जो ये रेयर पार्ट्स जब पृथ्वी के कक्षा में आते हैं, चर्चा में वक्त की पाबंदी की वजह से चर्चा को समाप्त करूंगा। फिर जुड़ेंगे आपके साथ। डॉक्टर गगन, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राम हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। वीएन झा जी हमारे साथ जुड़े इस खास चर्चा में। बस मुझे दीजिए इजाजत और आप सभी का शुक्रिया के साथ इस चर्चा को समाप्त करेंगे। आप